चलो, कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था सॉलिडिटी का, राइट? वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में कुछ पूछना है? तो हमने फंक्शंस देखा था, हमने फंक्शंस की विजिबिलिटी एक छोड़ दी थी, राइट? तो वी हैव टू डू एक हम विजिबिलिटी पार्ट अभी कर लेते हैं, ओके? तो इसमें अभी 4 तरह की विजिबिलिटी होती है हमारे पास। मैं स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना। तो 4 तरह की विजिबिलिटी होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, पब्लिक एंड प्राइवेट, ओके? ठीक है, तो अभी चारों में क्या फर्क है और क्या क्या उनके एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक मैं कॉन्ट्रैक्ट और लिखता हूँ इसके नीचे, कॉन्ट्रैक्ट लेट्स से चाइल्ड, ठीक है? तो सपोज करो ये मेरा पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है सीजीसी और चाइल्ड मेरा चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने अगर पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करना चाइल्ड में, तो मैं लिखता हूँ चाइल्ड के बाद इज, ठीक है, इज सीजीसी। तो मेरा जो सीजीसी कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट हो जाएगा, ओके? एक ही फाइल में लिखा है हमने, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इनहेरिट करने के लिए इस कीवर्ड यूज करके आगे हम नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नेम ऑफ द पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, ओके? अब सबसे पहले तो ओके, आई विल जस्ट मेक पब्लिक विजिबिलिटी में क्या है कि इट इज बेसिकली यूनिवर्सल, ओके? यानी कि इसको मैं विद इन कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकता हूं, इनहेरिटेड में भी देख सकता हूं और एक्सटर्नल फंक्शन कॉल से भी इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूं। सो जो फंक्शंस पब्लिक डिक्लेयर्ड हैं उनको मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कहीं दोबारा यूज कर सकता हूं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो इनहेरिट हो रहे हैं उसमें भी यूज कर सकता हूं, और अगर कोई एक्सटर्नल मैसेज कॉल है, जैसे बाहर से कोई मैसेज कॉल आ रही है, उसके लिए भी इस पब्लिक फंक्शन को मैं देख सकता हूं। इसके उल्टा प्राइवेट है, तो प्राइवेट में क्या है, ओनली विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा गया है सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो यूज हो सकता है फंक्शन, ना इनहेरिटेड में होगा ना एक्सटर्नल में होगा, ठीक है? फिर एक आ गया मेरे पास एक्सटर्नल है, दिस इज ओनली एक्सटर्नल मैसेज कॉल्स, ओके? ओनली एक्सटर्नल मैसेज कॉल्स, यानी कि ना ये विद इन द कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा ना ये इनहेरिटेड में यूज होगा, ये सिर्फ बाहर की जो फंक्शंस हैं कॉल हो रही हैं किसी एक्सटर्नल ओन्ड अकाउंट से, सिर्फ उसी से फंक्शन ऑन होगा। और फिर चौथा आ जाता है इंटरनल। इंटरनल में होता है ओनली विद इन एंड इनहेरिटेड। तो जिस फंक्शन जिस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर रहा हूं उसमें यूज हो सकता है, या जिस कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट हो रहा है उसमें यूज हो सकता है, ठीक है? अब सपोज करो मैं यहां पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, परफॉर्म, लेट्स से आई नेम इट चेक 1, ओके? और ये फंक्शन मैं चलो अभी पब्लिक ही रखता हूं, राइट? अब सपोज करो ये व्यू डाटा जो फंक्शन है ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट में था, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं इसको यूज करना चाहता हूं,
राइट। तो सपोज करो मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं व्यू डाटा, सॉरी, ओके, रिटर्न व्यू डाटा। यहाँ व्यू डाटा में रिटर्न्स स्ट्रिंग, ये डेटा देना पड़ेगा, ये अभी भी एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न व्यू डेटा। इसको भी पब्लिक डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों आ रहा है रॉन्ग आर्गुमेंट काउंट फॉर फंक्शन कॉल 0 आर्गुमेंट्स गिवन बट 1 एक्सपेक्टेड। कुछ क्या हो? अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, आर्गुमेंट पास करना था ना, ये कह रहा था वो कि 0 गिवन बट 1 एक्सपेक्टेड। व्यू डाटा के लिए कोई उसको रोल नंबर चाहिए ना आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट यहां से आएगी। ठीक है, अब देखो ये देयर इज नो एरर नाउ हियर। इसका मतलब ये पब्लिक फंक्शन को मैं अगर इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में यूज करता हूं तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस चेक वन को डिप्लॉय करता हूं, चाइल्ड को, सॉरी, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूं। ओके, ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया। अब देखो ये जो चेक वन फंक्शन है मैं यहां पे इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, कौन सा मैं रोल नंबर पास किया था कल जिसमें किया हो, right? So a public function can be used within the contract, can be used in inherited contract, and can be used with an external message call also, right? अब मैं इसको व्यू डाटा को प्राइवेट कर देता हूं। अब देखो यहां पे ये एरर आ गया, डिक्लेरेशन रिटर्न। अब यानी कि ये प्राइवेट फंक्शन बन गया तो ये सिर्फ अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलेगा, अब ये इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं चलेगा। दिस इज टोटली प्राइवेट। प्राइवेट फंक्शन को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मैं कॉल कर ही नहीं सकता हूं। क्लियर? अब तीसरा आ जाओ एक्सटर्नल। अब भी देखो ये एरर आ गया, तो अगेन मैं इसको इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर रहा हूं एक्सटर्नल को भी। और चौथा आ जाओ इंटरनल। अब इंटरनल ठीक है क्योंकि इंटरनल अंदर भी यूज हो सकता है, इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एक्सटर्नल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए हम एक बार डिप्लॉय करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, अच्छा ये हमने यहां पे इसको पब्लिक कर दिया ना, सॉरी, अब अगर इंटरनल फंक्शन मैं इसको डिफाइन करता हूं, चाइल्ड करके डिप्लॉय करते हैं,
अब देखो ये चेक वन फंक्शन यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल के लिस्ट में नहीं आ रहा है, राइट। तो पब्लिक फंक्शन है तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी चल सकता है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में भी चल सकता, इनहेरिटेड में भी चलेगा और एक्सटर्नल मैसेज कॉल में भी चलेगा। अब अगर मैं यही फंक्शन अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखना चाहूं तो वहां भी लिख सकता हूं, राइट। लेट मी नेम इट चेक टू, कहीं उसमें एरर ना आए कोई, ठीक है। अब इंटरनल फंक्शन मैंने व्यू डाटा इंटरनल फंक्शन है उसको चेक टू में यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये प्राइवेट होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पब्लिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि व्यू डाटा फंक्शन प्राइवेट होना है और अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कॉल कर रहा हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनहेरिटेड में जब मैं यूज कर रहा हूं तो अभी एरर दे रहा है। तो इसका मतलब जो प्राइवेट फंक्शंस हैं वो सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ना उसको एक्सटर्नल मैसेज कॉल से कर सकता हूं और ना ही मैं उसको इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने प्राइवेट फंक्शन को, जैसे व्यू डाटा प्राइवेट फंक्शन है, उसको मैंने चेक टू फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया और चेक टू फंक्शन मेरा पब्लिक फंक्शन है। अब देखते हैं अब क्या होगा। मेरा मकसद ये था कि चेक व्यू डाटा फंक्शन सिर्फ इंटरनल रहे, बाहर से कोई भी इसको कॉल ना कर पाए। ठीक है, अभी भी ये मेरे को चेक टू फंक्शन यहां नहीं दिख रहा है क्योंकि चेक टू फंक्शन हालांकि पब्लिक है, चेक टू फंक्शन आ सकता था। ओह सॉरी, नीचे एरर आ रहा होगा। अब देखो ये चेक टू फंक्शन यहां पर आ रहा है। अब चेक टू फंक्शन से मैं कॉल करूंगा तो व्यू डाटा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो व्यू डाटा फंक्शन हालांकि प्राइवेट है, फिर भी मैंने एक एक्सटर्नल फंक्शन कॉल से उसको कॉल कर लिया है। अब इससे क्या समझे आप कि इस फंक्शन को प्राइवेट लिखना ही काफी नहीं है। फंक्शन को प्राइवेट लिख दिया और मैं सोचता हूं कि चलो जी अब ये फंक्शन सिर्फ प्राइवेट रहेगा, ना इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा ना किसी एक्सटर्नल मैसेज कॉल में जाएगा, तो वो गलत है। हो सकता है मैंने उस फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर कॉल किया हो जो कि पब्लिक फंक्शन हो, तो ये जो व्यू डाटा फंक्शन है ये एक्सटर्नली भी कॉल हो जाएगा। तो कोड चेक करते वक्त ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो प्राइवेट फंक्शंस हैं वो किसी और पब्लिक फंक्शन के अंदर तो कॉल नहीं हो रहे या किसी और एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर तो कॉल नहीं हो रहे, तभी वो ट्रूली प्राइवेट रहेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं विष्णु? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक और प्राइवेट में, प्राइवेट फंक्शन को अगर हम प्राइवेट रखना चाहते हैं कि इनहेरिटेड में भी ना कॉपी हो और एक्सटर्नल भी ना कॉपी हो, तो ये भी देखना जरूरी है कि वो किसी और फंक्शन के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ना हो रहे हो जो कि एक पब्लिक फंक्शन हो, तो वरना वो जो फंक्शन है वो फिर लीक हो जाएगा बाहर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक प्योर फंक्शन और रह गया। प्योर फंक्शन में क्या होता है कि इसमें ना हम डाटा रीड कर रहे हैं ना राइट कर रहे हैं लेजर को। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं। अब सपोज करो मैं एक फंक्शन लिखता हूं वेलकम, ठीक है। नाउ दिस कुड बी अ पब्लिक फंक्शन, दिस इज अ प्योर फंक्शन। पहले व्यू फंक्शन था, या भी प्योर फंक्शन है एंड इट इज रिटर्निंग स्ट्रिंग अगेन
सपोज करो यहाँ पे है रिटर्न वेलकम टू आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CGC London। ओके, चलेगा। अब ये फंक्शन जो है जब भी कॉल होगा, ना तो ये कोई डेटा पास कर रहा है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर लिखा जाए, और ना ही ये ब्लॉकचेन से कोई डेटा रीड कर रहा है, राइट। मतलब ये ना इंटरेक्ट कर रहा है, किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लेजर के साथ। लेजर है भी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता। तो अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिप्लॉय द फंक्शन, और फिर मैं किसी अकाउंट से लेता हूं जिसमें 100 ईथर्स हैं। ओके, अब मैं ये वेलकम फंक्शन रन करूंगा, इट विल से वेलकम टू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CGC लैंड्रा, और ऊपर गैस देखता हूं, कोई गैस फीस नहीं लगी, 100 के 100 ईथर्स अभी भी अकाउंट में है। सो देयर इज नो गैस कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन अ प्योर फंक्शन। सो दिस इज अ प्योर फंक्शन, दिस इज कंज्यूमिंग नो गैस ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई स्टेट तो चेंज कर नहीं रहा है। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन। सिर्फ ये एक रटाया डायलॉग बोल रहा है। इसकी जगह अगर मैं चाहता हूं तो कोई अनसाइंड इंटीजर भी लिख सकता हूं। ओके, सपोज इट रिटर्न्स सम कांस्टेंट, लेट्स से 108। चलो जी, तो जब भी मैं फंक्शन रन करूंगा इट विल डिस्प्ले मी 108। ओके, unsigned integer 108. So this is a pure function. This is not going to write or read from the database. Clear है? चलो let's move forward. अब आते हैं फंक्शन मॉडिफायर के ऊपर। अब फंक्शन मॉडिफायर्स क्या है? कैन बी यूज्ड टू अमेंड द सिमेंटिक्स, दैट मीन्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शंस इन अ डिक्लेरेटिव वे। टू चेंज द बिहेवियर, फंक्शन वही है लेकिन मैं उसमें कोई चेक डाल देता हूं। So one can use a modifier to automatically check a condition prior to executing the function. Okay, suppose करो A ने B को कोई ट्रांजैक्शन पास करनी है, राइट। सपोज करो आपका रोल नंबर ऐड करना है क्लास में, एक न्यू एडमिशन आया है, उसका रोल नंबर ऐड करना है। अब वो रोल नंबर ऐड करने का फंक्शन मैं चाहता हूं कि सिर्फ प्रिंसिपल के पास ही रहे वो फंक्शन, ये नहीं कि कोई भी स्टूडेंट उठा के या कोई भी बंदा उठा के वो फंक्शन रन करके किसी को भी एडमिशन कर दे, राइट। ऐसा तो नहीं होगा ना। रजिस्ट्रार होगा, कोई रजिस्ट्रार फंक्शन रन कर सकता है, या प्रिंसिपल रन कर सकता है वो फंक्शन, या कोई और स्टाफ मेंबर है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो फंक्शन रन कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट उठा के तो खुद की अपनी एडमिशन तो नहीं कर सकता। तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि ये फंक्शन रन करने से पहले वो चेक करेगा कि क्या जो एड्रेस है, जो सेंडर का एड्रेस है, जो आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट को रन कर रहा है, इज ही द प्रिंसिपल और इज ही द रजिस्ट्रार और इज ही द ऑथराइज्ड पर्सन हु इज दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड टू रन दिस फंक्शन और नॉट। ठीक है। या मैं ये कंडीशन चेक कर सकता हूं कि आई मीन हो सकता है कि आई एम गोइंग टू ट्रांसफर सम ईथर, तो मैं ये चेक करना चाहूँ कि पहले मेरे पास उतने ईथर हैं भी कि नहीं, तभी मेरा फंक्शन रन हो। सो एनीवे आई कैन अमेंड द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें अगेन वेरी सिंपल सिंटैक्स है, कीवर्ड मॉडिफायर लिखना है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द मॉडिफायर लिखना है। सपोज नेम ऑफ द मॉडिफायर इज ओनली ओनर, कर्ली ब्रैकेट्स में फिर हम अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। सपोज मैं कह रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर, दैट मीन्स द एड्रेस ऑफ द ओनर
is exactly same as the address of the sender of the message. और उसके बाद कॉमा के बाद we will write our error statement like only owner can call this function. Bracket close और उसके बाद underscore and semicolon. So this is the syntax for function modifier. अब चलो हम उसको रन करके देखते हैं. मैं यहाँ पे I write modifier, ठीक है, let's say only owner. Sorry, bracket. Okay, मैं यहाँ लिखता हूँ require message dot sender is equal to let's say registrar, right? और उसके बाद लिखता हूँ कि only registrar can run this function. Okay. अब यहाँ मैं registrar को as an address डिफाइन कर देता हूँ. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि जो एड्रेस रजिस्ट्रार है सिर्फ वही एड्रेस अगर मैसेज डॉट सेंडर है तो फंक्शन को रन कर पाए. अब सपोज ये ओनली ओनर जो फंक्शन मॉडिफायर है मैं इस फंक्शन के अंदर लिख देता हूं, राइट? अब ये जो सेट फंक्शन, सेट डाटा फंक्शन है, दिस कैन ओनली बी रन when the message is called by the address registrar. ये जब फंक्शन रन होगा तो वो देखेगा कि इसमें एक मॉडिफायर लगा है. मॉडिफायर का नाम है ओनली ओनर. ओनली ओनर में क्या लिखा है? रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू रजिस्ट्रार. यानी कि जो आदमी जो एड्रेस मैसेज को कॉल कर रहा है, क्या वो एड्रेस जो रजिस्ट्रार के नाम से सेव्ड है सिर्फ वही है कि कोई और है? अगर है तो ठीक है, लूप बैक फंक्शन रन करेगा. अगर वो नहीं है तो वो एरर मैसेज देगा ओनली रजिस्ट्रार कैन रन दिस फंक्शन. ओके, और सपोज करो मैं रजिस्ट्रार को एड्रेस दे देता हूं जो ये एड्रेस है पहले वाला. ठीक है, अब आप समझो, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट एड्रेस है उससे कॉल करूंगा तो ही सेट डाटा फंक्शन रन करना चाहिए. किसी भी और अगर एड्रेस से मैं रन करना चाहूंगा तो ये ओनली ओनर फंक्शन जो मॉडिफायर है वो उसको रोक देगा. क्लियर है? अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूं. ओके, अब सेट डाटा, अब मैं उसी एड्रेस में हूं जिस एड्रेस से मैंने ये रजिस्ट्रार को स्पेसिफाई किया है. नाउ लेट मी ट्राई टू मेक रोल नंबर 12 ग्रेड ए. ठीक है, टिक आ गया. आई कैन रन दिस फंक्शन, राइट? अगर यहाँ पे मैं रोल नंबर 12 डाल के चेक करना चाहूं तो ग्रेड ए दे रहा है, तो डेटा इज सक्सेसफुली सेव्ड. अब सपोज करो मैं किसी और एड्रेस से रन करने की कोशिश करता हूं. ओके, रोल नंबर लेट्स से 19 ग्रेड सी. अब मैं ट्रांसलेट करता हूं. अब देखो यहाँ पे ये एरर आ गया.
और क्या कह रहा है, revert, the transaction has been reverted to the initial state, reason provided by the contract, only registrar can run this function. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने देखा कि ये फंक्शन रन के लिए ओनली ओनर एक मॉडिफायर लगा हुआ है, और इस मॉडिफायर में कंडीशन है कि मैसेज डॉट सेंडर जो है, जो सेंडर ऑफ द मैसेज है, वो सिर्फ रजिस्ट्रार होना चाहिए, और रजिस्ट्रार कौन है, ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस के अलावा और कोई भी अगर सेट डाटा फंक्शन को रन करने की कोशिश करेगा तो मुझे एरर मैसेज देना है, ओनली रजिस्ट्रार कैन रन दिस फंक्शन। क्लियर? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो, let's move forward. Now we come to structs. So structs are custom defined data types that can group multiple variables in a single struct to form a new type. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट के कई सारे वेरिएबल्स हैं, नेम, फादर नेम, आधार कार्ड नंबर, इथेरियम एड्रेस, कुछ भी है, तो उन सबको मैं एक कॉमन स्ट्रक्ट टाइप में डिफाइन करना चाहता हूं। तो ये एक स्ट्रक्ट मैं नया डिफाइन करूंगा, उसमें की अगेन सिंटैक्स में यही है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, फिर स्ट्रक्ट का नेम है, और फिर उसके अंदर जो जो भी मेरे को वेरिएबल डिफाइन करने मैं वो कर दूंगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्ट नाउ। लेट्स से I say student. ओके, अब स्टूडेंट का सपोज करो एक नेम है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, और क्या क्या है, लेट्स से एड्रेस है। ओके, ये तीन वैल्यूज मैंने एक स्टूडेंट के स्ट्रक्ट के अंदर डिफाइन कर दी, और उसके ग्रेड्स भी हैं। ओके, अब मैं सेट डाटा फंक्शन को जब करता हूं तो मुझे सिर्फ एक ग्रेड ही सेट नहीं करने, मुझे इस स्टूडेंट के अगेंस्ट के सारे ही जो वेरिएबल्स है सभी को सेट करना है, सपोज करो। ओके, सो मैं ये सब कुछ ही डिफाइन कर देता हूं इस फंक्शन के अंदर। सो स्ट्रिंग मेमोरी अंडरस्कोर नेम, रोल नंबर तो है ही, उसके बाद एड्रेस अंडरस्कोर ADDR और ग्रेड्स। ठीक है, अब ये जो मैपिंग है मेरे पास, ये मैपिंग क्या बोलती है, रिजल्ट मैपिंग जो है, दिस इज मैपिंग अ रोल नंबर टू अ ग्रेड ओनली। अब मैं इसको चेंज करके एक स्ट्रिंग ना करके मैं इसको अगेंस्ट कर देता हूं, अगेंस्ट अ स्ट्रक्ट। सो रोल नंबर इज मैप टू अ स्ट्रक्ट, राइट, और यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, सेकंड क्या है, रोल नंबर अंडरस्कोर रोल नंबर, थर्ड क्या है, एड्रेस, मैसेज डॉट सेंडर, और फोर्थ है ग्रेड्स। ओके,
मैसेज डॉट सेंडर किया है तो यानी कि जो कॉल कर रहा है वही होगा। नहीं, ये गलत हो गया। दिस हैज टू बी एडीडीआर ओनली। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं चाहूं तो मॉडिफायर लगा सकता हूं। चलो मैंने अभी निकाल दिया। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं। आई एम मैपिंग अ रोल नंबर टू अ स्ट्रक्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब इस रोल नंबर के अगेंस्ट मेरे पास जो टेबल है उसमें 4 वैल्यूज हैं। वैल्यू 1 is the name of the student, value 2 is the roll number of the student, value 3 is the Ethereum address of the student। ये पोस्टल एड्रेस वाला एड्रेस नहीं है, दिस एड्रेस इज एक्सटर्नल अकाउंट एड्रेस। और चौथा है कि उसके ग्रेड्स क्या हैं, उसकी सीजीपीए क्या है, जैसे कि राइट। अब ये यहाँ पर भी इंटरप्ट हो रहा है। अब मैं उसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्या आता है, राइट। अब देखो ये सब कुछ आ रहा है। सो सपोज I would say Anurag is the name of the student, roll number is 22. Now is asking me an Ethereum address. Suppose करो ये एड्रेस 100 ईथर वाला ये मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और ग्रेड आपके ए ग्रेड है। Now I transact. So when I transact, what do you get? So all the data is now saved in the struct against mapped against a roll number. So अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जाओगे आपको सिर्फ अपना रोल नंबर बताना है यूनिवर्सिटी का, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के आपकी पूरी कुंडली यहाँ से देख लेगा, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, इथेरियम एड्रेस क्या है, ग्रेड्स क्या क्या आ रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कहीं पे जाओगे, मैं कहता हूँ जी मैं फलां यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, ए ग्रेड करके मैंने इंजीनियरिंग करी है। अब आदमी मान लो कोई गुजरात में गए हो इंटरव्यू देने और आपने कोई बंगाल की यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया, अब वो गुजरात में तो किसी को कभी नाम भी नहीं सुना होगा बंगाल की यूनिवर्सिटी का, तो उसको लगेगा कि ये डिग्री फेक है, ये पता नहीं स्टूडेंट सही नहीं है नहीं है, तो वो आपकी इंटरव्यू तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डेटा सेव कर रही है विच इज इम्यूटेबल इन नेचर, आप उनको साथ में जो सर्टिफिकेट दोगे साथ में लिख के दो कि प्लीज वेरीफाई माई क्रेडेंशियल्स फ्रॉम बाय विजिटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस एड्रेस, दिस एंड दिस एप्लीकेशन। और फिर एप्लीकेशन पे जाके वो देखेगा कि हाँ इसमें सब कुछ है इनपुट किया हुआ, देन ही विल बी कन्विंस्ड कि ठीक है जी मैं यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता हूँ और इस रोल नंबर के अगेंस्ट सारा डाटा निकाल के देखता हूँ, इफ द डाटा इज कमिंग ट्रू एज पर द डिग्री सर्टिफिकेट दैट मींस द डिग्री इज ऑथेंटिक। क्लियर है? So this is how we make a struct and we can save the data multiple variables under one single identity, right? आगे चलें। Oops, sorry. अब नेक्स्ट आता है इवेंट्स। Events are convenient interfaces with the EVM logging facilities. So applications जो आपकी front end applications हैं, they can subscribe and listen to these events through the RPC interface of an Ethereum client. तो जब मैं कोई फंक्शन रन करूंगा, अगर मैं वहां से कोई इवेंट एमिट कर रहा हूं तो वो इवेंट जो है फ्रंट एंड पे कैप्चर कर सकते हैं और उस डेटा को लॉग्स को मैं बाद में
चेक कर सकता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट्स लॉग हुए हैं उसमें से क्या क्या डाटा कैप्चर हो रहा है, और उसको मैं इंडेक्सिंग करके या किसी भी तरह करके आई कैन टेक मेक अ रिपोर्ट। तो सपोज करो आप आपका जो फंक्शन रन कर रहे हैं उसमें वो कितनी बार रन हो रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर उसका एक ट्रांजैक्शन का डेटा इवेंट पे लॉग हो रहा है तो हम लॉग्स को चेक करके वी कैन सी जनरेट अ रिपोर्ट आल्सो। तो सिंटैक्स इसमें भी बड़ा सिंपल है। पहले इवेंट नेम इवेंट कीवर्ड लिखना है, फिर इवेंट का नेम लिखना है, और फिर उसके अंदर जो जो भी वैल्यूज मुझे कैप्चर करनी है वो वेरिएबल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर जिस फंक्शन के अंदर मुझे इवेंट एमिट करना है तो फंक्शन के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा उसके बाद आई विल राइट अ कीवर्ड एमिट, देन द नेम ऑफ द इवेंट, और फिर ये जो भी वेरिएबल मैंने इवेंट के अंदर डिफाइन किए थे वो वेरिएबल्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि इस फंक्शन के कौन कौन से वेरिएबल्स को मैं एमिट कर रहा हूँ, राइट। एक enum भी देख लेते हैं साथ में पहले। सो enums कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कस्टम टाइप्स विद अ फाइनाइट सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड येलो ग्रीन 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके इवेंट आपके कोई रिटर्न वैल्यू में इन 3 में से ही कोई एक चूज किया जाए, so you can specify कि enum the output has to be one value from the enum, तो it can be either red, yellow or green। तो कोई उसमें orange नहीं लिख सकता, कोई उसमें amber नहीं लिखेगा, so obviously people will choose from one of the constant values given in the enum। उसके लिए भी ये syntax सेम है, enum is the keyword, then the name of the enum, और फिर whatever the option 1, option 2, option 3 जो जो भी इसमें हम करना चाहते हैं, ठीक है। Then there is a very important function called constructor। So constructor is a function declared with the constructor keyword and is executed only once। तो constructor is a function, सिर्फ एक ही constructor हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो एक ही बार रन होगा, और वो कब रन होगा, when the contract is deployed। तो जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे पहले रन होगा, और उसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी वैल्यूज होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली एक सेट हो जाएंगी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में कोई फंक्शन अगर डिफाइन करना है उस वैल्यूज के लिए तो बात और है, बट इनिशियली जो भी कोड हम स्पेसिफाई करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, दैट विल बी द इनिशियल फंक्शन, इनिशियल वैल्यू सेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टर, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसका कोड लिख देंगे। जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन आल्सो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर ओके। नाउ लेट्स से ये हमने रजिस्ट्रार जो एड्रेस डिफाइन किया है ना, लेट मी से रजिस्ट्रार इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? जब ये मैं किसी एक्सटर्नल ओन एड्रेस से डिप्लॉय करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस एड्रेस से मैं डिप्लॉय कर रहा हूं दैट एड्रेस मैसेज डॉट सेंडर will be saved as registrar address। That means the deployer of the contract will become the registrar। तो ये मैंने जो हार्ड कोडिंग करी थी यहाँ पे, इसकी अब जरूरत नहीं है, ओके। और मैंने मॉडिफायर ओनली ओनर जो लिखा है उसमें लिखा है कि मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू रजिस्ट्रार। तो यानी कि अब ये सेट डाटा फंक्शन में सपोज आई हैव दिस मॉडिफायर
ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट डेटा फंक्शन अब सिर्फ वही एड्रेस चला सकता है जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? पहले मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि द एड्रेस रजिस्ट्रार इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि मैसेज डॉट सेंडर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है वो एड्रेस अब रजिस्ट्रार के एड्रेस के बराबर है। आई एम कॉपिंग दैट वैल्यू टू रजिस्ट्रार एड्रेस। और ओनली ओनर में मैंने ये डिफाइन किया है कि जो फंक्शन के अंदर ओनली ओनर मॉडिफायर होगा वो तभी रन होगा जब उसको रन करने वाला एड्रेस रजिस्ट्रार के एड्रेस से सेम होगा, यानी कि जो डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वही ओनली ओनर का भी ओनर हो गया। तो अगर सेट डेटा फंक्शन में मैंने ओनली ओनर एक मॉडिफायर लगाया है तो वो चेक करेगा कि भाई ये इसमें कंडीशन है मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू रजिस्ट्रार, तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है क्या वो रजिस्ट्रार है, और रजिस्ट्रार कौन है? जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। तो यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है वही सेट डेटा फंक्शन को रन कर सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ओके, नाउ सपोज आई एम इन फर्स्ट एड्रेस। अब फर्स्ट एड्रेस इसको डिप्लॉय कर रहा है। अब ये जो सेट डेटा फंक्शन है अब अगर फर्स्ट एड्रेस ही करता है सॉरी ठीक है, फर्स्ट एड्रेस ने किया तो ये सक्सेस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एड्रेस ही डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट एड्रेस ही रजिस्ट्रार है और फर्स्ट एड्रेस ही सेट डेटा फंक्शन को रन कर रहा है। ओके, अब मैं अगर सेकंड एड्रेस से ये फंक्शन रन करने की कोशिश करता हूं, अब ये देखो एरर आ गया, ओनली रजिस्ट्रार कैन रन दिस फंक्शन, क्योंकि जो डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था वही मैसेज डॉट सेंडर वही ओनली ओनर में भी मैसेज डॉट सेंडर होना चाहिए था। तो जो मेरा डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था फर्स्ट एड्रेस था उसको ही रजिस्ट्रार एड्रेस का वो मिल गया, टाइटल मिल गया। तो सेट डेटा फंक्शन के लिए भी ओनली ओनर एक मॉडिफायर है तो वो उसी में ही रन होगा। सेकेंड एड्रेस से जब मैंने रन करने की कोशिश की तो उसने ये देखा कि क्या ओनली ओनर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओनली ओनर की कंडीशन में क्या है कि मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार कौन है? डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एड्रेस टू द डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसने एरर दे दिया। बात समझ में आई? नाउ सॉलिडिटी सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। जैसे हमने एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में किया, हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इनहेरिट कर सकते हैं। यू कैन डिराइव अनदर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग द इज कीवर्ड। तो हमने जैसे किया था कि चाइल्ड इज सीजीसी, तो इज कीवर्ड यूज करके आई कैन इनहेरिट derive the contract into another contract. Now a contract can access the following from the inherited contract: all its modifiers. हमने मॉडिफायर अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ डिराइव कर रहे हैं तो वो सारे मॉडिफायर्स यहाँ मेरे कॉपी हो जाएंगे। एंड आई कैन ऑल्सो ओवरराइड देम। हो सकता है वहां पे कुछ और डिफाइन किया हो, यहाँ पे अगर उसको मैंने ओवरराइड करना है तो मैं उसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ। ऑल पब्लिक एंड इंटरनल फंक्शंस।
पब्लिक फंक्शन तो यूनिवर्सल हैं, वो तो हो ही जाएंगे, और इंटरनल फंक्शंस भी इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कॉपी हो सकते हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एंड आई कैन अगेन ऑल्सो ओवरराइट देम ऑल्सो। ऑल पब्लिक एंड इंटरनल स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स को भी मैं पब्लिक और इंटरनल डिफाइन कर सकता हूँ, एक्सटर्नल भी डिफाइन कर सकता हूँ, प्राइवेट भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो भी मेरे सारे कॉपी हो जाएंगे। एंड ऑल इवेंट्स, जो भी मैं इवेंट लिखूंगा अगर किसी इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में सारे मेरे डिराइव हो सकते हैं। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम एक इवेंट करते हैं। इवेंट इज लेट्स से एंट्री, लेट्स से कुछ भी मैं नाम दे रहा हूं, राइट। और इसमें मैं I'm going to define a string by let's say names, और एक चीज मैं कैप्चर और करता हूं, रोल नंबर करता हूं सपोज, सो ऐसे रोल, राइट। अब ये जब मैं सेट डेटा कर रहा हूं, ये करने के बाद बिफोर आई हैव a return function, I will write emit, then the name of the event entry। पहला क्या है वेरिएबल, एक स्ट्रिंग है नेम्स नाम से, और ये मैं यहाँ पे करना चाहता हूं अंडरस्कोर नेम, और सेकंड है रोल नंबर है, तो ये आएगा यहां से सपोज अंडरस्कोर रोल नंबर। ठीक है, ऐसे मैंने एक इवेंट डिफाइन किया जिसमें कि the first entry has to be a string, second entry has to be a unsigned integer 8, और यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। दिस द नेम ऑफ द वेरिएबल हियर नीड नॉट बी द नेम ऑफ द वेरिएबल अदरवाइज, इसको मैं कोई भी नेम दे रहा हूँ, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग माई वेरिएबल हियर। यहाँ पे इसको रोल दिया मैंने, रोल नंबर नहीं लिखा जान के, मैंने रोल लिखा है। तो यहाँ पे जब मैं एमिट कर रहा हूँ तो मैंने ये देखना है कि पहली एंट्री एक स्ट्रिंग होनी चाहिए और दूसरी एंट्री एक अनसाइंड इंटीजर 8 होनी चाहिए। तो जब ये फंक्शन सेट कर रहा हूँ तो मैंने ये जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है उसको लिख दिया, और सेकंड में मैंने रोल नंबर अनसाइंड इंटीजर 8 था वो लिख सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको अंडरस्कोर नेम की जगह अंडरस्कोर ग्रेड्स भी लिख सकता था, तो भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को कुछ नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट को तो ये पता है कि फर्स्ट एंट्री हैज टू बी अ स्ट्रिंग, सेकंड एंट्री हैज टू बी एन अनसाइंड इंटीजर 8, बट जान के हम नाम वैसे देते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा हमको वेरिएबल पास करना है। तो जब मैंने नेम्स वेरिएबल दिया तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट का नेम ही करना चाहता हूँ, सो आई विल मेक इट नेम। ओके, अब करना क्या है, वी हैव टू सी इनहेरिटेंस। ओके, अब मैंने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में सीजीसी को इनहेरिट किया है। अब सपोज करो ये जो फंक्शन है सेट डेटा, ये मैं इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ले जाता हूं। ओके, देयर इज नो एरर। तो जो मेरे पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफायर था वो भी कॉपी हो गया इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में, जो इवेंट था वो भी कॉपी हो गए, जो डेटा वेरिएबल्स थे वो भी कॉपी हो गए, राइट। सो ऑल दीज फंक्शंस आई कैन राइट इन अ पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकता हूँ। सपोज करो मेरे पास अगर एक कोई लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 3-4 मॉडिफायर बना रहा हूँ मैं, 3-4 इवेंट्स बन रहे हैं उसमें, सो आई कैन मेक वन कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर मॉडिफायर्स, आई कैन मेक वन कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर इवेंट्स, और उन सबको मैं चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपने इनहेरिट कर लूंगा। तो दिस विल मेक माई कॉन्ट्रैक्ट वेरी मॉड्यूलर, राइट। अगर मान लो मुझे 3-4 क्लाइंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ और 3-4 में मॉडिफायर और इवेंट्स तो सबके एक जैसे ही हैं, सिर्फ कोडिंग में फ्रंट एंड में मुझको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा,
So I can reuse my contracts in any other project also. अब जैसे only owner है. Now this is such a common modifier कि ये तो मतलब आपको 90% कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलेगा ही, सपोज करो. सो आपने ऐसे जो 10-12 आपने मोस्ट कॉमनली यूज मॉडिफायर्स हैं उसको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लिया, और जब भी कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है आई जस्ट इनहेरिट माय मॉडिफायर फ्रॉम द पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट टू द चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. इवेंट्स हैं, इवेंट्स को अगर 5-6 इवेंट्स हैं तो हर बार कोई एरर आ जाएगा देखने के लिए आई जस्ट हैव टू रेफर टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज हैविंग इवेंट्स, और मैं ये देख लेता हूँ अच्छा इस इवेंट को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया था, तो उस इवेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन इजिली डिबग माय कॉन्ट्रैक्ट आल्सो. क्लियर है? Now you can define interfaces in Solidity using the interface keyword. तो जैसे हमारे we have interfaces and libraries apart from inheritance also. So interface keyword लिख के instead of writing contract keyword, I can start my contract with the interface keywords. These interfaces are very similar to abstract contracts and they must not have any function definition. तो इसमें फंक्शन की डेफिनेशंस नहीं हो सकती, फंक्शंस होंगे लेकिन उनकी डेफिनेशन का कोडिंग कोई नहीं होगी. सो दीज आर टू मेक अ सर्टेन फॉर्मेट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो मैं अगर कोई इंटरफेस डिफाइन कर देता हूं, उसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, कौन कौन से फंक्शन आएंगे, सिर्फ डिफाइन करता हूं, बट आई विल नॉट गो इनटू डिटेल व्हाट इज द कोड इनसाइड द फंक्शन. सो दैट विल बी सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट. So all the functions, they also have the following restrictions. All the functions that are defined in the interface must have external visibility. क्योंकि ये कभी उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो यूज होंगे नहीं, so they must have an external visibility. Constructor is not allowed. कोई भी इनहेरिटेंस इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर हम नहीं लिख सकते. The interface cannot have any state variable defined. तो कोई हम वेरिएबल्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते. वी कैन ओनली डिफाइन फंक्शंस एंड इवेंट्स ओनली. द इंटरफेसेस कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरफेसेस. और ये कभी भी मतलब चाइल्ड इंटरफेस नहीं हो सकता. इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हो लेकिन इंटरफेस किसी और से इनहेरिट नहीं कर सकता. एक बहुत कॉमन कॉन्ट्रैक्ट हम कल देखेंगे विच इज एन ERC-20 स्टैंडर्ड, विच इज हाउ टू मेक अ टोकन, इथेरियम स्टैंडर्ड टोकन. तो उसमें हम इंटरफेसेस को यूज करेंगे. सो आई जस्ट शो यू, मेरे पास होगा कहीं अगर वो इंटरफेस, हाँ ये. Now can you see this? Right? So this is an interface ERC-20. इसके अंदर मैंने सिर्फ फंक्शन लिखे हैं, उनकी कोडिंग नहीं लिखी है, और फंक्शन सारे एक्सटर्नल विजिबिलिटी के लिए हैं. So I'm defining that there is a function called total supply, there is a function called balance of, there is a function called transfer, there is an event called transfer. तो इसमें ना तो मैंने कोई स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया है क्योंकि मैंने आगे इसमें कोई कोड नहीं लिखा है, कोई अभी इसमें पैरामीटर पास नहीं किए हैं, ना इसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा है, ना ये कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से इनहेरिट कर रहा है, और ना ही इसके अंदर मैंने कोई स्टेट वेरिएबल्स और कुछ और डिफाइन किए हैं. So this is basically to set the standard for an ERC-20 code. तो आगे जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ सपोज माई टोकन, तब मैं इस ERC-20 को इनहेरिट कर लूंगा ताकि ये सारे जो फंक्शंस हैं दिस आई कैन यूज इनसाइड माय कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे एक स्टैंडर्ड मिल गया, उस स्टैंडर्ड को रेफर करते हुए मैंने आगे काम करना है. सो दैट इज हाउ आई डिफाइन एन इंटरफेस, दैट इज व्हाई आई हैव एन इंटरफेस हियर. Now quickly I will explain you what is a library also. The libraries in Solidity are just like contracts, but they are deployed only once and their code is reused in the calling contracts. तो मैंने एक सपोज करो मैथमेटिकल फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बना ली,
और उस कोड को मैंने एक बार डिप्लॉय कर दिया। अब उसी कोड को मैं बार बार अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं किसी के साथ गिटहब पे उसको शेयर भी कर दूंगा, कोई और भी इसको यूज कर सकता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड reused in the calling contracts. So you can define libraries using the library keyword. So library keyword लिख के मैं लाइब्रेरी बनाता हूँ, उसके अंदर सारे फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सारे लॉजिक डिफाइन करता हूँ, and I deploy them, and then this contract can then be reused in any of the calling contracts. तो मैंने अगर एक ओपन सोर्स कोड बना लिया, suppose for mathematical functions, how to add, how to subtract, how to multiply, how to divide, right? तो वो लाइब्रेरी को किसी भी और मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल करके यूज कर लूंगा। So once the library has been created and tested, you can reuse that library code in any of your contracts as many times as you want, and you can use the code for any of your other projects that contain Solidity contracts. So मैंने यूज किया, आप चाहो आप भी यूज कर लो, कोई और चाहे कोई और भी यूज कर ले। So अगर मैं ओपन सोर्स उसको GitHub रिपोजिटरी में रखता हूँ, so I can use that very well anywhere, right? So this was just about everything needed to study Solidity. अब कल हम इसके ऊपर और 2-3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, बेसिकली reusing all these codes only, right? Any question? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। Okay, good night.